ये कहानी है टिम और निक नाम के दो दोस्तों की जो एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं। लेकिन टिम फैक्ट्री में एक अच्छी पोजीशन पर है और उसे अपना खुद का ऑफिस भी मिला हुआ है, जबकि निक प्रोडक्शन लाइन पर एक सुपरवाइजर है। कंपनी में निक से ऊंची पोजीशन पर होने और उससे फाइनेंशियली मजबूत होने के बावजूद भी निक उसके साथ जरा सा भी भेदभाव नहीं करता और उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता है। उनकी दोस्ती इतनी पक्की है कि उन्होंने घर भी एक दूसरे के सामने ले रखे हैं, इसलिए टिम निक को रोजाना अपनी कार से काम पर ले जाता है और वापस भी वो दोनों एक साथ ही आते हैं। टिम अपने काम में बहुत अच्छा है, लेकिन निक का अपने काम में उतना फोकस नहीं है। वो हमेशा अपने बिना सिर पैर के क्रेजी आइडियाज टिम को सुनाकर उसका दिमाग पकाता रहता है। कंपनी में उनकी पोजीशन में कितना ही फर्क हो और उनकी सोच भी कितनी अलग क्यों ना हो, लेकिन उनकी दोस्ती में किसी भी तरह की ऊंच नीच वाली बात नहीं है। आज काम पर निक टिम को अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट दिखाता है जो कि ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए टिम उसे मोटिवेट करने के लिए अपने ऑफिस की कुर्सी पर बैठाता है और कहता है कि तुम्हें भी ऐसा ऑफिस मिल सकता है। तुम्हें दिन में सपने देखने की बजाय बस अपने काम पर थोड़ा ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। आज काम से घर वापस जाते वक्त वो देखते हैं कि एक आदमी का कुत्ता रोड के पास पोटी कर देता है, तो उस आदमी को प्लास्टिक ग्लव्स की मदद से उसे वहां से साफ करना पड़ रहा था। ये देखकर निक के दिमाग की बत्ती जलती है और वो टिम से कहता है कि एक ऐसा स्प्रे बनाया जाए जिसे कुत्ते की पोटी पर स्प्रे करते ही पोटी भाप बनकर एकदम से गायब हो जाए। टिम वैसे ही उसके इन बेवकूफों वाले क्रेजी आइडिया से परेशान था, इसलिए वो कहता है कि गायब होकर पोटी जाएगी कहाँ। निक कहता है कि जहाँ भी जाए पर कोशिश करने में क्या बुराई है। इसके बाद रात को टिम जब अपनी वाइफ के साथ होता है तो निक उसे फोन करके बताता है कि मैंने तो अपने उस स्प्रे का नाम भी सोच लिया है। मैं उसका नाम वेपोराइज रखूंगा क्योंकि इसका काम होगा पू को वेपोराइज करने का। आधी रात को निक की ये बात सुनकर टिम का दिमाग पक जाता है और वो बिना कुछ कहे ही फोन काट देता है। लेकिन दूसरी ओर निक इसे लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। अब वीकेंड पर अपने बेटे के बेसबॉल मैच के दौरान वो टिम को बताता है कि मैंने फैक्ट्री के रिसर्च डिपार्टमेंट में काम करने वाले एक आदमी से बात की थी। उसे मेरा ये आइडिया बहुत पसंद आया और इस पर एक्सपेरिमेंट करने में वो मेरी मदद को भी तैयार है। टिम की वाइफ भी निक के इस आइडिया की तारीफ करती है तो टिम कहता है कि तुम सब के सब पागल हो गए हो क्या, कोई चीज ऐसे कैसे गायब हो सकती है। वो कहता है कि ऐसे तो एक आइडिया मेरे पास भी है जिससे एक बटन दबाते ही तुम्हारे पंख निकल आएंगे और तुम उड़ने लगोगे। आखिर वो निक को एक बार फिर से समझाता है कि ये कोई आइडिया नहीं, तुम्हारी एक बचकाना सोच है जिसे हकीकत में नहीं बदला जा सकता। तुम बस अपने काम पर ध्यान दो वरना यहीं के यहीं रह जाओगे। लेकिन निक तो अब दिन रात अपने इसी आइडिया के बारे में बात करता रहता है। एक दिन वो टीम से कहता है कि मैं अपने इस आइडिया को इन्वेंशन में बदलने के लिए इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ जिसमें लगभग $4000 का खर्च आएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि $2000 का इन्वेस्ट करके तुम मेरे 50-50 के पार्टनर बन जाओ। टिम की वाइफ भी उससे कहती है कि उतने पैसे तो हमारे पास हैं, तुम निक के साथ पार्टनरशिप कर लो। लेकिन टिम कहता है कि ऐसे कोई भी चीज गायब नहीं होती, ये दिन में ख्वाब देखने जैसा आइडिया है। वो निक को भी समझाता है कि अपने पैसे इस तरह बर्बाद मत करो वरना बाद में पछताना पड़ेगा। अब एक रात को निक और उसकी वाइफ की अचानक आंख खुल जाती है क्योंकि उन्हें बाहर से कुछ आवाजें आ रही थी। वो दोनों बाहर जाकर देखते हैं कि निक उस रिसर्च वाले आदमी के साथ स्प्रे की कुछ बोतलें लेकर अपना वो एक्सपेरिमेंट करने में लगा था। उन्हें देखकर निक बहुत खुश होता है और जैसे ही कुत्ते की पोटी पर वो स्प्रे छिड़का जाता है तो ये भाप बनकर एकदम से गायब हो जाती है। ये देखकर निक और उसकी वाइफ खुशी से चिल्लाने लगते हैं कि हम तो अमीर हो गए, जबकि टिम हैरान और परेशान सा जमीन पर टॉर्च मार कर देखे जा रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे। वो हमेशा लॉजिक की बात करता था, लेकिन निक के पागलपन के आगे आज उसका लॉजिक भी फेल हो गया था। वो अपनी वाइफ को देखता है तो वो दुख और गुस्से के साथ उसे देखने लगती है क्योंकि उसके बार बार कहने के बावजूद भी टीम ने 50-50 पार्टनरशिप का निक का ऑफर ठुकरा दिया था और अब ये मौका उनके हाथ से जा चुका था। अब इस बात को 18 महीने गुजर जाते हैं और निक का ये प्रोडक्ट जिसका नाम उसने वेपोराइज रखा था वो मार्केट में जबरदस्त हिट हो चुका है। वो अब इतना अमीर हो चुका है कि उसका वही घर अब किसी बंगले जैसा दिखता है और 5 स्टार होटल जैसे नौकर चाकर उसके घर में काम करते हैं। लेकिन टिम के साथ अपनी दोस्ती को लेकर उसके दिल में जरा सा भी बदलाव नहीं आया है। वो टिम और उसकी फैमिली को अक्सर अपने घर पर स्पेशल डिनर के लिए इनवाइट करता रहता है। निक की वाइफ अब किसी महारानी की तरह महंगी ज्वेलरी और कपड़े पहनती है, लेकिन टिम की फैमिली को लेकर उसके एटीट्यूड में भी कोई फर्क नहीं आया है। दोनों हस्बैंड वाइफ अक्सर टिम और उसकी फैमिली को महंगे महंगे तोहफे देते रहते हैं, लेकिन टिम को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो कहता तो कुछ नहीं है, लेकिन निक जैसे डम्ब आदमी को अपने से इतना आगे निकलता देख उसे अंदर ही अंदर बुरा लगता रहता है। जबकि उसकी वाइफ बस उसी दिन को कोसती रहती है जब टिम ने $2000 के लिए निक की पार्टनरशिप का ऑफर ठुकराया था और किसी की बात नहीं मानी थी। एक दिन वो निक के घर डिनर के लिए जाते हैं तो वहाँ इटालियन शेफ का बनाया हुआ एक स्पेशल डिजर्ट उन्हें खाने को मिलता है। फ्लैन नाम के इस डिजर्ट की निक की फैमिली तो दीवानी थी। इसे खाकर आज टिम के बच्चे भी घर आ
चिल्लाकर कहने लगते हैं कि हमें भी अपने घर पर यही डिजर्ट चाहिए। इस पर टिम अपने बच्चों को डांटने के अंदाज में समझा देता है कि इन फालतू की चीजों के चक्कर में हम जैसे समझदार लोग कभी नहीं पड़ते। अगली सुबह उनके आंगन में निक का घोड़ा कोर्की आ जाता है, जो उनके सेब के पेड़ के नीचे रोजाना आकर खड़ा हो जाता है। टिम कोर्की से बहुत चिढ़ता है लेकिन कुछ कह नहीं सकता। ऊपर से जब वो यहाँ गंदगी कर जाता है तो निक को उसी वेपोराइज से उसे ये साफ भी करना पड़ता है। उसकी वाइफ कोर्की को कुछ नहीं कहने देती क्योंकि ऐसे निक और उसकी फैमिली को लग सकता है कि वो उनसे जलते हैं। बल्कि इस चक्कर में दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच बहस हो जाती है क्योंकि टिम की वाइफ उसी पुरानी बात को लेकर बैठ जाती है कि अगर वो उस वक्त बात मान लेता तो वो भी आज निक के बराबर अमीर होते। अब दोपहर को निक टिम को अपने साथ गोल्फ खेलने ले जाता है और उसे एक महंगी गोल्फ की ड्रेस भी देता है, जिस पर टिम उससे कहता है कि तुम्हें हमें इतने महंगे तोहफे देने की जरूरत नहीं है। लेकिन निक कहता है कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, अगर मैं तुम्हें तोहफे नहीं दूंगा तो और किसे दूंगा। आज वो टिम को बताता है कि लोग मुझसे अक्सर कहते हैं कि मुझे इस जगह को छोड़कर किसी खुली जगह में अपना घर बनाकर रहना चाहिए, लेकिन मैं बस अपने दोस्त के घर के पास रहना चाहता हूँ। तुम्हारे आसपास रहने से ज्यादा अच्छी मुझे कोई बात नहीं लगती। निक भले ही टिम को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता हो और चाहे उसमें और खुद में कोई फर्क नहीं समझता हो, लेकिन सच्चाई तो यही थी कि टिम उसके सामने बिल्कुल करीब ही था। हालांकि टिम की भी एक अच्छी नौकरी और अच्छा घर था, लेकिन निक की अमीरी के सामने ये सब बहुत छोटा लगता है। इसलिए उसे उसके साथ चलने में, उसके तोहफे लेने में और यहाँ तक कि उसके घर के सामने तक रहने में शर्म आने लगी थी। यही हाल उसकी वाइफ का भी था, इसलिए वो इस जगह को छोड़कर अपनी हैसियत के लोगों के बीच रहने का फैसला कर लेती है। और इसी सिलसिले में आज वो एक नया घर देखने के लिए अपनी बहन के घर जाती है। दोनों बच्चे भी उसके साथ जाते हैं, लेकिन टिम को अपने काम पर भी जाना था, इसलिए वो घर पर ही रुक जाता है। हालांकि टिम इस जगह को छोड़कर जाने के ज्यादा फेवर में नहीं था, लेकिन आज काम पर जाते वक्त वो निक और उसकी वाइफ को आराम से घर पर मौज मस्ती करते देखता है, तो उसे भी लगने लगता है कि उसकी वाइफ सही सोच रही है। वो काम पर जाता है तो भी और काम से आता है तो भी ये लोग बस मौज मस्ती ही करते दिखते हैं। इस बात से टिम बहुत फ्रस्ट्रेट रहने लगता है क्योंकि उसकी वाइफ और बच्चों के कुछ दिन के लिए चले जाने की वजह से वो घर पर बिल्कुल अकेला था। इस वजह से काम पर उसकी परफॉर्मेंस भी गिरने लगती है और एक दिन मैनेजर उससे पूछ लेता है कि घर पर कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या। टिम बात को टालने की कोशिश करता है, लेकिन जब मैनेजर एक ही सवाल बार बार पूछता जाता है तो टिम का गुस्सा उसके ऊपर फट पड़ता है और वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उसी के ऊपर निकाल देता है। लेकिन इस वजह से उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, जिसके बाद रात को परेशान होकर वो घर जाने की बजाय एक बार में चला जाता है। उसे परेशान देखकर जे मैन नाम का एक आदमी उसके पास आकर उसकी कहानी जानने की कोशिश करने लगता है और भावनाओं में बहकर टिम उसे सब कुछ बता देता है कि किस तरह उसका बेवकूफ दोस्त उससे आगे निकल गया और आज उसकी नौकरी भी चली गई। इसके बाद टिम को कुछ याद आता है और वो जल्दी से घर पहुंचता है। दरअसल वो अपने घर के आंगन में एक स्विमिंग पूल बनवाने वाला था, जिसके लिए आज कॉन्ट्रैक्टर ने गड्ढा भी खुदवा दिया था, लेकिन टिम उसे बीच में ही रोक देता है क्योंकि वो तो ये जगह छोड़कर जाने वाले थे। अब इस स्विमिंग पूल का क्या फायदा। वो लोग गड्ढा ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं कि तभी निक अपने इटालियन नौकर के हाथ टिम के लिए एक वाइन की बोतल भिजवाता है, जिसे देखकर वो और भी चिढ़ जाता है और वो फ्रस्ट्रेशन में पूरी बोतल को गटक जाता है। वो ज्यादा शराब नहीं पीता था, इसलिए उसे काफी नशा हो जाता है और वो निक के आंगन में रखे निशाना लगाने वाले बच्चों के तीर कमान से एक तीर अपने ही घर की तरफ छोड़ देता है। लेकिन ये तीर उसके आंगन में टहल रहे निक के घोड़े कोर्की को लग जाता है और वो वहीं पर ढेर हो जाता है। टिम उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन चेक करने पर पता चलता है कि कोर्की तो मर चुका है। इसलिए वो घबरा जाता है कि निक को जब ये पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा। इसलिए वो कोर्की को अपनी कार की मदद से उसी गड्ढे में दफना देता है जिसमें वो पहले स्विमिंग पूल बनाने वाला था। इसके बाद अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि जे मैन उससे मिलने उसके घर तक आ गया है। टिम उसे बताता है कि मैंने गलती से निक के घोड़े को मार दिया और उसे अपने घर के आंगन में दफना भी दिया। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी उसकी वाइफ और बच्चे घर वापस आ जाते हैं और उसकी वाइफ बड़े प्यार से उसे कहती है कि हमें दूसरों से अपना कंपैरिजन करने की कोई जरूरत नहीं है, हम भी कोई गरीब नहीं है, इसलिए जो कुछ हमारे पास है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। टिम भी उसे कोर्की वाली बात बताना चाहता था, लेकिन जे मैन उसे रोककर बात को घुमा देता है और बताता है कि मैं स्विमिंग पूल के बारे में बात करने यहाँ आया था। टिम को भी यही सही लगता है कि कोर्की के बारे में अपनी फैमिली को कुछ न बताया जाए। अब इसके थोड़ी देर बाद निक बड़ा परेशान और घबराया हुआ उनके घर आकर बताता है कि पता नहीं मेरा कोर्की कहाँ चला गया, रात से वो कहीं नहीं मिल रहा है। टिम कहता है कि मैंने भी कल से उसे कहीं नहीं देखा, लेकिन तिरछी नजरों से वो उसी गड्ढे की ओर देखे जा रहा था। इसके अगले दिन तक भी जब कोर्की का कुछ पता नहीं चलता तो निक रोता हुआ टिम के पास आता है और उसे कुछ पोस्टर्स देते हुए कहता है कि इन्हें रास्ते में जगह जगह चिपका देना। टिम देखता है कि कोर्की का पता बताने वाले को निक ने $50,000 का इनाम देने का ऑफर रखा है। निक कहता है कि कोर्की मेरी जान था, $50,000 उसके लिए कुछ भी नहीं है, कोई इसकी लाश भी अगर मुझे ला कर देगा तो भी मैं उसे पूरा इनाम दूंगा। निक को रोता देखकर टिम को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आने लगता है। उसे लगता है कि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ ये क्या कर दिया है, इसलिए वो फैसला करता है कि आज वो निक को सब कुछ बता देगा, फिर चाहे वो उसे माफ करे या ना करे। लेकिन जे मैन उसे समझाता है कि ये गलती कभी मत करना, वरना तुम उसकी नजरों में हमेशा के लिए गिर जाओगे। तुम्हें अगर अपने दोस्त को उसके घोड़े से मिलवा
करवाना ही है तो ये काम मैं कर दूंगा। मैं घोड़े की लाश को उसके पास ले जाऊंगा और मुझ गरीब को $50,000 का इनाम भी मिल जाएगा। टिम को उसकी बात सही लगती है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसकी फैमिली के होते हुए कोर्की को उस गड्ढे से निकालेंगे कैसे। जे मैन उसे बताता है कि जंगल में झील के किनारे मेरा एक केबिन खाली पड़ा है, तुम अपनी फैमिली को कैंपिंग के बहाने वहां ले जाना और मैं रात को घोड़े को गड्ढे से निकाल कर ले जाऊंगा। टिम उसकी बात मानकर अपनी फैमिली को जंगल में ले जाता है और रात होने पर वो उस केबिन में सो जाते हैं। इसके बाद उन्हें यहीं छोड़कर आधी रात को वो घर जाता है और जे मैन के साथ मिलकर कोर्की की लाश को कार की छत पर बांधकर जंगल की तरफ ले जाने लगते हैं, क्योंकि इनाम के लिए जे मैन को ये तो बताना ही पड़ता कि घोड़े की लाश उसे कहाँ पड़ी मिली थी। रास्ते में उन्हें एक जगह फ्यूल भरवाना पड़ता है तो एक जगह पुलिस भी उन्हें रोक लेती है, लेकिन किसी की भी नजर छत पर बंधे घोड़े की लाश पर नहीं पड़ती। आखिर एक सुनसान जगह घोड़े की लाश को फेंकने के लिए वो कार से नीचे उतरते हैं, लेकिन अब घोड़ा छत पर था ही नहीं। वो रास्ते में कहीं गिर गया था जिसका उन्हें पता ही नहीं चल पाया। लेकिन अब वो उसे ढूंढने की ज्यादा कोशिश नहीं करते, क्योंकि रोड के बराबर से ही एक नदी बहती है, इसलिए उन्हें लगता है कि अब तक वो बहकर काफी दूर चला गया होगा। वैसे भी टिम को जल्दी से अपनी फैमिली के पास जंगल के उस केबिन में वापस जाना था, इसलिए वहां जाकर वो चुपचाप उनके पास हो जाता है। इसके बाद एक दिन निक उसे अपने घर बुलाकर पूछता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी नौकरी चली गई है। मगर चलो अब जो हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि मेरे बेरोजगार दोस्त आज से मेरी कंपनी में तुम मेरे 50-50 के पार्टनर हो। टिम को लगता है कि वो दिन में कोई सपना देख रहा है, लेकिन निक बड़ा एक्साइटेड होकर उससे कहता है कि मैं भी कितना बेवकूफ था, ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई। वो कहता है कि तुम जाके तैयार हो जाओ, हमें आज ही इटली जाकर वहाँ की मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। ये बात जब टिम अपनी वाइफ को जाकर बताता है तो कुछ देर के लिए उसे भी इस बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन फिर उन दोनों को समझ में आ जाता है कि निक के पास चाहे कितना ही पैसा क्यों ना आ गया हो, लेकिन उसका दिल आज भी बहुत बड़ा है। इसके बाद वो निक के साथ इटली के लिए निकल जाता है और रास्ते में उसे कई सारे अच्छे आइडियाज भी देता है कि कैसे वो अपने प्रोडक्ट की सेल को और बढ़ा सकते हैं। निक उसके इन आइडियाज को सुनकर बहुत खुश होता है और कहता है कि तुम्हारे आने से देखो कितना फायदा हो रहा है। इन सीधे सीधे सिंपल आइडियाज पर मेरा ध्यान कभी गया ही नहीं। अब वो इटली जाकर एक लग्जरी होटल में ठहरते हैं और कई दिन तक अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते रहते हैं। इस दौरान टीवी पर भी उनके बारे में न्यूज आती है, जिसे देखकर जे मैन बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है, क्योंकि घोड़े को खोद कर निकालने और उसे लेकर रात पर भटकने के बाद भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ था, जबकि टिम जो अपने ही दोस्त से जलता है और उसी ने उसके घोड़े को मार भी दिया, वो उसी दोस्त के साथ आज बिजनेस पार्टनर बनकर बैठ गया है। इसलिए वो टिम को फोन करके ब्लैकमेल करता है कि मुझे मेरे $50,000 चाहिए, वरना तुम्हारे दोस्त के सामने मैं तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगा। टिम ये सुनकर घबरा जाता है और वापस आकर अपनी वाइफ को ये बात बताता है। उसकी वाइफ कहती है कि कोई बात नहीं, अब तो हम भी अमीर हैं, $50,000 हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन टिम कहता है कि 50,000 लेकर वो हमें बाद में भी ब्लैकमेल नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है। वो कहता है कि मैं भी जाकर निक को सब कुछ बता दूंगा और उससे माफी मांग लूंगा, फिर चाहे वो मुझे अपने बिजनेस से भी निकालना चाहे तो निकाल देगा। ये सुनते ही निक की वाइफ उसके पैरों से लिपट जाती है और कहती है कि ऐसा कभी मत करना, अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारकर तुम्हें क्या मिलेगा। टिम उसकी बात नहीं सुनता, लेकिन तभी निक वहीं उनके घर पर आ जाता है और उनके झगड़े को वो उनका प्यार समझ लेता है। वो कहता है कि तुम दोनों का प्यार देखकर मुझे तुमसे जलन हो रही है। एक मेरी वाइफ है जो गुस्से में दरवाजा लॉक करके अंदर बैठ गई है। वो बताता है कि मेरी वाइफ शहर के मेयर का इलेक्शन लड़ना चाहती थी, लेकिन वो जहाँ भी वोट मांगने जाती है वहीं लोग उससे बार बार एक ही सवाल पूछते हैं कि उनके प्रोडक्ट बेपूरा इससे गायब होकर पोटी जाती कहाँ है, यानी इसका एनवायरमेंट पर कोई बुरा असर तो नहीं है। ये सुनकर टिम और उसकी वाइफ निक के घर जाकर उसकी वाइफ को समझाते हैं कि हम तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी रैली निकालेंगे और विरोधियों का मुंह पूरी तरह बंद कर देंगे। इस बात से निक की वाइफ खुश होकर बाहर आ जाती है। शाम को जे मैन टिम को फोन करके उससे कहता है कि अब मुझे $50,000 नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तुम्हारे बिजनेस में पार्टनरशिप चाहिए, वो भी 50-50। टिम कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें $50,000 तो दे रहा हूँ ना। लेकिन जे मैन अपनी जिद पर अड़ जाता है और कहता है कि पेन पेपर तैयार रखना, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। ये कहकर जे मैन फोन काट देता है और टिम अपनी को सारा सच बताने के लिए उसके घर पर चल रही पार्टी में चला जाता है। यहाँ वो सही मौके का इंतजार करने लगता है, लेकिन इस बीच जे मैन उसके घर आ जाता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है। दूसरी ओर पार्टी में टिम बार बार निक को सारी सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन मस्त मौला निक अपनी ही धुन में उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। इसलिए आखिर में टिम उसी बच्चों वाले तीर कमान को उठाकर अपने घर की तरफ चला देता है, लेकिन निक अभी भी उसकी बात पर ध्यान देने की बजाय अंदर पार्टी में चला जाता है। अब टिम उसके पीछे नहीं जाता, क्योंकि उसे अपने घर की ओर से कुछ आवाज आई थी। वो उधर जाकर देखता है तो तीर जे मैन की कमर में लगा हुआ था। वो घबराकर अपनी वाइफ को लेकर आता है और कहता है कि मैंने गलती से उस ब्लैकमेलर जे मैन को मार दिया, लेकिन अब वो देखता है कि जे मैन यहाँ था ही नहीं। टिम को लगता है कि वो शायद उनके घर में घुस गया है, इसलिए वो अपनी वाइफ को भी कार में बैठाकर यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। उसकी वाइफ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए एक जगह वो कार रुकवा लेती है। तभी खिड़की पर जे मैन आकर कहता है कि कोई मेरी कमर से तीर निकाल सकता है क्या। उसे देखते ही दोनों की चीख निकल जाती है और जे मैन भी टिम से डरकर भागने लगता है, लेकिन फिर वो रुककर कहता है कि टिम, पैसा आते ही तुम बदल गए हो। एक हफ्ते पहले हम दोस्त थे और पैसों के लिए आज तुमने मुझे तीर मार दिया। वो कहता
कहता है कि मुझे तुम्हारा कोई पैसा नहीं चाहिए और ना ही पार्टनरशिप चाहिए, तुम बस मेरी कमर से ये तीर निकाल दो, आज के बाद मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आऊंगा। वो कहता है कि पैसे से ज्यादा खतरनाक कोई चीज नहीं होती, क्योंकि मुझ जैसे आजाद इंसान को भी पैसे ने ब्लैकमेलिंग तक के लिए मजबूर कर दिया। टिम उसका तीर निकाल देता है, जिसके बाद चेयरमैन वहां से भाग जाता है। अब टिम की ये मुसीबत दूर तो हो जाती है, लेकिन फिर भी वो रात भर सो नहीं पाता, इसलिए वो रात को उठकर घर से बाहर आ जाता है, जहाँ निक भी उसे मिल जाता है, क्योंकि कल होने वाली रैली को लेकर उसे भी नींद नहीं आ रही थी। आखिरकार आज टिम निक को ये बता ही देता है कि मैंने ही तुम्हारे कोर्की को मारा था। निक ये सुनकर हैरान रह जाता है, लेकिन फिर वो कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम नशे में थे, वरना जानबूझकर तुम ऐसा कभी नहीं करते। टिम चाहता तो यही बात खत्म हो सकती थी, लेकिन वो आज अपने दिल की सारी बातें निक को बता देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे कोर्की से ही नहीं बल्कि तुमसे भी जलता था, क्योंकि तुम अचानक अमीर हो गए, एक महल जैसा घर बना लिया, नौकर चाकर, महंगी गाड़ी, सब कुछ तुम्हारे पास आ गया, लेकिन फिर भी तुमने मुझसे दोस्ती नहीं छोड़ी। और यही बात मेरे तुमसे जलने की सबसे बड़ी वजह बनी, क्योंकि तुम हमेशा हमें अपने घर पर बुलाते थे, हमें महंगे महंगे तोहफे देते थे, लेकिन बदले में तुम्हें मैंने क्या दिया? एक जोड़ी मामूली से जुराब। निक कहता है कि मुझे वो जुराब बहुत पसंद थे, लेकिन टिम यही नहीं रुकता। वो कहता है कि तुमने जो कॉफी मशीन दी थी उसे मैंने आज तक एक बार भी कॉफी नहीं पी, क्योंकि मैं तुमसे जलता था। वो कहता है कि मैं तुम्हारा बिजनेस पार्टनर बनने के काबिल नहीं हूँ और ना ही तुम्हारा दोस्त कहलाने के लायक हूँ। ये सब सुनने के बाद भी निक को जरा सा भी गुस्सा नहीं आता, और वो कहता है कि गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी थी, मुझे पहले ही तुम्हें अपना पार्टनर बना लेना चाहिए था। वो टिम को गले लगाकर कहता है कि मुझे कोर्की की मौत का अफसोस तो है, लेकिन इससे हम दोनों की दोस्ती और पार्टनरशिप पर कोई फर्क नहीं आएगा। टिम बड़ा हैरान हो जाता है कि आखिर किस मिट्टी का बना है ये आदमी, लेकिन दिल का ये भारी बोझ हल्का होने से उसे एक गहरी राहत मिलती है। इसके बाद अगले दिन रैली में टिम और उसकी वाइफ निक की वाइफ को खुले दिल से सपोर्ट करते हैं, लेकिन तभी सामने नदी में उन्हें कोर्की बहता हुआ दिखाई देता है, जिसकी लाश को देखकर सबके सब हैरान रह जाते हैं। अब जानवरों के हॉस्पिटल में कोर्की की जांचें होती हैं, जहां डॉक्टर उन्हें बताती है कि कोर्की की मौत तीर लगने से नहीं, बल्कि निक के ही प्रोडक्ट वेपोराइज के बार बार इस्तेमाल से हुई है। यानी इससे साबित हो जाता है कि वेपोराइज जानवरों और एनवायरनमेंट दोनों के लिए ही सेफ नहीं है। इसलिए वो इसकी रिपोर्ट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को दे देती है, जिससे वेपोराइज पर हर जगह बैन लग जाता है और अपनी बनाई लाखों वेपोराइज की बोतलें कंपनी को वापस लेनी पड़ती है। इससे कंपनी को बहुत बड़ा घाटा होता है, जिसे पूरा करने के लिए निक को अपने घर की एक एक चीज तक नीलाम करनी पड़ जाती है। निक और टिम बेबस होकर ये सब देख रहे थे कि तभी टिम कहता है कि जब तुम्हें वेपोराइज का ये आइडिया आया था तो क्या ये एकदम से आ गया था? निक के हाँ कहते ही टिम उसे बताता है कि अभी अभी मेरे दिमाग में भी एक आइडिया आया है। वो निक को कान में कुछ बताता है, जिसे सुनते ही निक खुशी से उछल पड़ता है और तुरंत ही ये नीलामी रुकवा देता है। अब दिखाया जाता है कि दोनों दोस्त टीवी पर उसी फ्लैन नाम के डिलीशियस डिजर्ट का एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, जो अक्सर निक अपने घर में बनवाता था। उन्होंने स्पेशल ये किया था कि इस डिजर्ट को उन्होंने छोटी ट्यूब में पैक करवा दिया था, जिससे कोई भी कहीं भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में इस स्पेशल डिजर्ट को एंजॉय कर सकता था। इस तरह अगर निक ने बिना किसी लालच के टिम को अपना पार्टनर बना लिया था, तो उसी तरह टिम ने भी अपने एक आइडिया से बर्बाद हो चुके निक को फिर से वहीं लाकर खड़ा कर दिया। दोनों की दोस्ती अब पहले से भी गहरी हो चुकी है और मिलकर काम करते हुए दोनों बहुत ही खुश है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।